नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़ों छोटों जो भी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने ध्यान से और इतने मनोयोग से पढ़ते हो। बाद में जब आपके कमेंट देखता हूं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है आपके इन कमेंटों को देखकर। तो आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जो इतने ध्यान से और मनोयोग से आप क्लास लेते हो। तो देखिए, पहले तो हम होमवर्क करते हैं, गृह कार्य जो आपको दिया था उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है कि वर्गीकरण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वर्गीकरण के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। वर्गीकरण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। 8 भाग कौन कौन से थे? एक बार दोबारा से रिवीजन भी हो जाएगा इसका और ध्यान से समझना। सबसे पहला होता है स्पर्शी व्यंजन। सबसे पहला व्यंजन कौन सा होता है? स्पर्शी व्यंजन। दूसरा होता है संघर्षी व्यंजन। तीसरा कौन सा भेद होता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जहां स्पर्श भी हो और संघर्ष भी हो, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। चौथा भेद होता है नासिक्य व्यंजन। चौथा भेद कौन सा है? नासिक्य व्यंजन। पांचवा भेद होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सा होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन। छठा भेद होता है प्रकंपित व्यंजन। छठा कौन सा होता है? प्रकंपित। सातवां होता है पार्श्विक और आठवां भेद होता है संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो पहला प्रश्न था कि वर्गीकरण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। संघर्षी व्यंजनों को समझाएं तो देखो, संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, किसे कहते हैं संघर्षी व्यंजन? तो देखो ध्यान से समझना। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। जब बीच का मार्ग छोटा होगा तो उसमें से जो वायु निकलेगी उस वायु को क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा, घर्षण करना पड़ेगा। और जब घर्षण होगा, संघर्ष होगा तो जाहिर सी बात है वायु गर्म भी होगी। संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? संघर्षी कहते हैं। और संघर्ष के कारण वायु गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म वर्ण भी कहलाते हैं। अब संघर्षी या ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं? तो आपको अच्छे से पता होगा, तीनों से और है, ये क्या होते हैं? संघर्षी या ऊष्म वर्ण होते हैं। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल सार्थक मंत्री जी, राजेंद्र सामोता जी, प्रगति त्रिवेदी जी, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। प्रेमी जी, ध्यान से समझो। अब तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे उत्क्षिप्त व्यंजनों को स्पष्ट करें। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, किसे कहते हैं उत्क्षिप्त? ध्यान से समझो। देखिए, उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है? उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। अर्थात वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा ऐसा महसूस कराती है जैसे उन्हें फेंक रही हो, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अब किसमें ऐसा महसूस होता है? तो बात करें अगर उत्क्षिप्त व्यंजन की, तो डे और डे के नीचे अगर बिंदु लगाएंगे तो इनको हम क्या कह देंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन कह देंगे। ये क्या कहलाएंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाएंगे। और इसका उच्चारण भी बदल जाता है। डे और ढे के स्थान पर इनको अढ़ बोला जाता है। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो उत्क्षिप्त कौन से होते हैं? यदि डे और डे के नीचे बिंदी लग गई तो ये उत्क्षिप्त हो जाते हैं। नीलम कुमारी जी नमस्कार। हाँ बिल्कुल, ध्यान दीजिए आगे। अयोग वाह वर्ण क्या होते हैं? अयोग वाह वर्ण किसे कहते हैं? वे वर्ण जिन्हें ना तो स्वरों में गिना जाए और ना ही व्यंजनों में गिना जाए, लेकिन कुल वर्णों में गिना जाए। वे वर्ण जिन्हें ना तो स्वरों में गिना जाए और ना ही व्यंजनों में गिना जाए, लेकिन कुल वर्णों में गिना जाए, उन्हें क्या कहते हैं?
अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अंग और ए, ये अयोगवाह कहलाते हैं। क्या आप इनको स्वरों में गिन रहे थे क्या? नहीं गिना। आपने व्यंजन लिखे उसमें इनको गिना क्या? नहीं गिना। लेकिन कुल वर्ण जब आपने 52 लिखे तो उसमें गिना नहीं गिना? बिल्कुल गिना था। इसलिए ये अयोगवाह होते हैं, विशेष ध्यान रखना। स्वरूप सिंह सोढ़ा जी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपको आपकी मनोकामना पूरी करने की शक्ति दे। अब समझिए लुंठित वर्ण किसे कहते हैं? लुंठित वर्ण, लुंठित का मतलब होता है लुढ़कता हुआ सा। तो जो रै वर्ण होता है, रै वर्ण क्या कहलाता है? रै वर्ण को हम प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहते हैं। अब प्रकंपित क्यों कहते हैं? आप इसको बोल के देखो, र बोलने में जीवा की जो अगली नोक है उसमें कंपन होता है, इसलिए इसको प्रकंपित कहते हैं। दो तीन बार जीवा कंपन करती है, इसलिए इसको हम प्रकंपित कह देते हैं। और ऐसा लगता है जैसे जीवा से लुढ़क रहा हो, इसलिए इसे लुंठित वर्ण भी कह देते हैं। तो रै वर्ण क्या होता है? प्रकंपित या लुंठित वर्ण होता है, क्योंकि इसके उच्चारण में ऐसा महसूस होता है जैसे यह जीवा से लुढ़क रहा हो, इसलिए इसको प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहते हैं। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आगे चर्चा करेंगे इसके बाद में। हमने जो लास्ट छोड़ा था वो व्यंजनों के वर्गीकरण पर छोड़ा था। वर्गीकरण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। 8 भेद कौन कौन से होते हैं ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका था और अब भी बता दिया है। अब समझिए। देवी किशन जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब समझिए, आगे बात करते हैं एक एक। तो वर्गीकरण के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला जो भेद होगा वो कौन सा होगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, पहले भी बताया था, स्पर्श और स्पर्शी का विशेष ध्यान रखना। स्पर्श और स्पर्शी में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। स्पर्श और स्पर्शी को कैसे समझोगे, ध्यान देना। स्पर्शी क्या हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयव क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्श और स्पर्शी में अंतर क्या है ये बात हम पहले कर चुके हैं, फिर भी समझेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका लिख देता हूं, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का स्पर्श किया जाता है, स्पर्श किया जाता है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का स्पर्श किया जाता है स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अब स्पर्शी व्यंजन कौन से होंगे ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं? तो देखिए, क वर्ग के प्रारंभिक चारों वर्ण, ट वर्ग के प्रारंभिक चारों वर्ण, त वर्ग के प्रारंभिक चारों वर्ण, इनका आपको, और प वर्ग के प्रारंभिक चारों वर्ण। तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूं, इसमें कौन कौन से आएंगे? क, ख, ग और घ। तो क वर्ग के प्रारंभिक चारों हो गए। इसके बाद में च वर्ग नहीं आएगा, ट वर्ग आएगा। ट, ठ, ड, ढ। त वर्ग में आएंगे त, थ, द, ध। प वर्ग में आएंगे प, फ, ब, भ। तो क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग
और प वर्ग के प्रारंभ के चारों वर्ण। हेमू मार जी धन्यवाद भाई जी, नमस्कार। अब देखो ये कितने हो गए, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 16, और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। 25 को हम 3 भागों में बांट देते हैं, जिसमें से 16 स्पर्शी हो जाते हैं। इसमें 16 तो क्या हो गए, स्पर्शी। 4 कौन से हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं स्पर्श संघर्षी, च, छ, ज, झ, और 5 हो जाते हैं पंचम वर्ण। इस प्रकार से 25 को 3 भागों में बांट देते हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सा होगा, स्पर्शी। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का क्या किया जाता है, स्पर्श। जैसे इसमें कंठ का स्पर्श होता है, इसमें मूर्धा का होता है, इसमें दंत का और इसमें ओष्ठ का होता है। तो जिह्वा कहाँ स्पर्श कर रही उसके आधार पर, तो स्पर्शी का विषय ध्यान रखना। स्पर्श और स्पर्शी में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। कई पुस्तकों में इनकी संख्या स्पर्शी की 25 दे रखी है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो स्पर्श पूछे तो 25 है, स्पर्शी पूछे तो 16 करना है, ठीक है ना। अब आगे बात करेंगे स्पर्शी के बाद में। दूसरा इसका भेद कौन सा होता है, संघर्षी व्यंजन। स्पर्शी के बाद में दूसरा भेद कौन सा होगा, संघर्षी व्यंजन। अब नाम से पता लग रहा है आपको संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा पीछे कर भी चुके थे। संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग कैसा हो जाता है, छोटा। जब बीच का मार्ग छोटा होगा तो उसमें से जब वायु निकलेगी, मान लो 2 उच्चारण अवयव, एक तो ये है और एक ये है। अब मान लो इसमें से वायु निकल रही है, वायु ऐसे निकल गई, तो कहीं संघर्ष हुआ क्या, कहीं नहीं हुआ। लेकिन ये जो 2 उच्चारण अवयव हैं इतनी निकटता पर आ गए कि बीच का मार्ग बहुत छोटा हो गया। अब इसमें से वायु निकलेगी तो जाहिर सी बात है इस वायु को संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष के कारण ये गर्म भी होगी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव, अवयव कहते हैं भाग, 2 उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं, इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। नहीं सुरेंद्र जी, सुरेंद्र कुलडिया जी, इसमें नहीं आएगा स्पर्श व्यंजन, इसमें नहीं आएगा, इसमें स्पर्श ही आएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, 2 उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, और बीच का मार्ग छोटा हो जाता है और वायु घर्षण अथवा संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, घर्षण अथवा संघर्ष के साथ बाहर निकलती है। घर्षण या संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जाहिर सी बात है संघर्ष करना पड़ेगा, इसलिए संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अब कौन कौन से होते हैं संघर्षी, तो आपको इसका भी पता होना चाहिए। जो संघर्षी व्यंजन होते हैं, बिल्कुल राजू राम जी, पटवारी के लिए भी कोई भी ऐसा एग्जाम
जिसमें हिंदी व्याकरण है ये बेस के रूप में चल रही है। जो भी मेरे छोटे भाई बहन 9th में है, 12th में है, 10th में है, 11th में है या 6th से लेके 12th तक जो भी तैयारी कर रहे हैं, जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए भी, ऐसा कोई भी भाई बहन जो हिंदी पढ़ रहा है, किसी भी एग्जाम में इसके लिए हिंदी आवश्यक है, उन सभी के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण क्लास है। बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करिए, इसलिए इसको ध्यान से समझना। संत सिंह यादव जी, आपका मैंने कमेंट पढ़ लिया है। बिल्कुल संत सिंह यादव जी, ठीक है ना, बिल्कुल मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है। ठीक है, मैं ज़रूर आपके इस पर ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है ना, मैं आपसे ज़रूर बात करता हूँ इस मैटर को लेके। ठीक है ना। माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं नवल शर्मा जी, माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। ठीक है ना, क्योंकि भगवान शिव के डमरू से निकले हैं। तो स्पर्श व्यंजन किस में आएगा सुरेंद्र कुंडिया जी? जो स्पर्श व्यंजन है वो व्यंजन के भेद में आएगा। ये व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं हम। भेद और वर्गीकरण में अंतर होता है। व्यंजन के भेद करोगे तो हमने उसके 3 भेद किए थे व्यंजन के। एक तो स्पर्श व्यंजन, दूसरा कौन सा किया था हमने? संघर्षी व्यंजन, और एक अंतस्थ व्यंजन। तो स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म या संघर्षी। ठीक है ना। तो ये भी आपको विषय ध्यान रखना है। ठीक है, कहलाते हैं जैसे, मैं ज़्यादा जल्दी तो नहीं लिख रहा, बहुत धीरे धीरे लिख रहा हूं, जिससे कि अगर कोई लिखना भी चाहे, हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको ई नोट्स PDF में मिल जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। ठीक है, बिल्कुल फूल पत्ती वालों, मेरे भाइयों जवानों, ले सकते हो आप टेट के लिए भी क्लास ये अटेंड कर सकते हो। बिल्कुल महेश पुनिया जी, आपके कमेंट क्यों नहीं आएंगे? बहुत तेज स्पीड से आ रहे हैं आपके कमेंट। तो देखिए कौन कौन से होंगे संघर्षी व्यंजन? तो तीनों से। अब इसमें क्रम का बहुत बड़ा महत्व है, से ओके का, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। क्रम है जो, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये क्रम को कई बार पूछ लिया जाता है। बिल्कुल सोनराज प्रजापति मेरे छोटे भाई, क्यों नहीं है? बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। पापा की शेरनी आपको मिलेगी PDF भी 24 घंटे के भीतर उपलब्ध हो जाती है। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। अमित राठौड़ जी कह रहे हैं कि सर हमारा नेट नहीं चल रहा, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? नेट के लिए तो आपको एक बार मोबाइल देखना पड़ेगा, शायद आपका नेट ख़त्म नहीं हो गया, ये देखना। ठीक है ना, बिल्कुल स्पीड यही रखूँगा, ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ा रहा, आराम से समझ सकते हो। तो इनको क्या कहते हैं हम? संघर्षी कहते हैं। अब इसमें एक नोट लगा रहा हूँ, और नोट का आपको विषय ध्यान रखना है। नोटों का विषय ध्यान रखना, जैसे कागज़ के नोटों का विषय ध्यान रखते हो ना, वैसे ही इन नोटों का भी विषय ध्यान रखना। मैं विशेष करके लिख रहा हूँ, ध्यान देना। संघर्ष के कारण वायु गर्म हो जाती है। संघर्ष के कारण वायु गर्म हो जाती है। संघर्ष के कारण वायु गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। संघर्ष के कारण वायु कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। द वर्ल्ड रियलिटी क्लास का जो समय होता है वो 3 से 3:45 होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। हाँ ठीक है, टेलीग्राम पर आपको PDF की लिंक मिल जाती है। टेलीग्राम पर जाके आप PDF की लिंक ले सकते हो जो आप पढ़ते हो। ठीक है ना, ये पूरी PDF 24 घंटे के भीतर कहाँ मिल जाती है? टेलीग्राम पर मिल जाती है। कोई लंबा कमेंट था, मैं देख नहीं पाया, तब तक निकल गया था, तो अब समझो आगे। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल माधव जी, ACFO सभी के लिए है। अब आगे समझो इसके बाद। तो ये क्या हो गया? संघर्षी। अब इसका जो तीसरा भेद है, इसको भी समझना। तीसरा भेद कौन सा होता है?
स्पर्श संघर्षी। तीसरा भेद कौन सा होगा? स्पर्श संघर्षी होगा। पहला तो स्पर्शी, दूसरा संघर्षी, अब स्पर्श संघर्षी है। अब स्पर्श संघर्षी क्या होता है इसको समझिए। स्पर्श संघर्षी में दो उच्चारण अवयव निकटता पे भी आते हैं और उनके उच्चारण का समय भी ज्यादा होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी भी हो जाता है। तो एक तो उच्चारण में समय ज्यादा लग रहा है, दूसरा उसमें संघर्ष भी करना पड़ रहा है। तो समय भी ज्यादा लग रहा है, संघर्ष भी करना पड़ रहा है, इसलिए इनको हम स्पर्श संघर्षी कहते हैं। तो इसको भी समझना, मैं लिख रहा हूं, समझिए। देखो, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है। वे व्यंजन जिनके उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है। क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे, यहां ध्यान देना, जैसे अब यहां पर समझिए, स्पर्श संघर्षी में कौन कौन से आएंगे? च, छ, जय और झय। च, छ, जय, झय, ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी। क्यों कहलाते हैं समझिए, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बिल्कुल दुर्गेश जी, बिल्कुल ध्यान देना। अब इसमें महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं, समझिए इसमें। तो जैसे च, छ, जय, जय, अब क्यों है? आप एक तो बोलिए क और एक बोलिए च, एक बोलिए ख और एक बोलिए छ। तो पहले जीवा नीचे फिर ऊपर जाती है, तो पहले नीचे फिर ऊपर जाएगी तो उच्चारण का समय भी ज्यादा होगा और उच्चारण के बाद वाला भाग भी कैसा हो जाता है? संघर्षी होता है। तो एक तो उच्चारण में समय ज्यादा लग रहा है, दूसरा संघर्ष भी करना पड़ रहा है। तो स्पर्श भी हो रहा है, संघर्ष भी हो रहा है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी कहते हैं। तो इसका भी आपको विषय ध्यान रखना है। स्पर्श संघर्षियों को भी खूब पूछा जाता है, तो ये भी आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान रखना है। रामा जी आर्टिस्ट, धन्यवाद। अब समझिए इसका चौथा भेद। अगला कौन सा होगा? तो पहला कौन सा हुआ? स्पर्शी, दूसरा संघर्षी, तीसरा स्पर्श संघर्षी। चौथा इसका जो भेद होगा वो कौन सा होगा? नासिक्य व्यंजन। चौथा भेद कौन सा होगा? नासिक्य व्यंजन का होगा। अब नासिक्य व्यंजन कौन से होते हैं, किन्हें कहते हैं नासिक्य व्यंजन? तो इसका तो आपको नाम से पता लग रहा होगा, नासिक्य व्यंजन जिनके उच्चारण में किसका प्रयोग किया जाता है? मुख के साथ साथ नासिका का, जिनका मुख से कम नासिका से ज्यादा बोला जाता है। तो ये भी आपको विषय ध्यान रखना है। मिस्टर सुमित कुमार जाट जी, आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आर्मी के लिए। आर्मी के एग्जाम में हिंदी नहीं आती है, लेकिन आर्मी में ही नहीं, इसके साथ और भी आपको अच्छी तैयारियां करनी है और भी आपको आगे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो हिंदी तो आपको भले ही एग्जाम में आए या नहीं आए, आपको खुद को आना भी बहुत आवश्यक होता है। ठीक है ना? समझिए,
नासिक्य व्यंजन, तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है। ऐसे लिख सकते हो या इसमें ऐसे लिख सकते हो, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख वेग नासिका से निकलता है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख वेग नासिका से निकलता है, नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख वेग नासिका से निकलता है क्या कहलाते हैं? नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। कौन से होते हैं नासिक्य व्यंजन? तो इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नासिक्य व्यंजन होते हैं प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। अब कवर्ग का 5वां वर्ण कौन सा होता है? अंग। च वर्ग का 5वां क्या होता है? या। ट वर्ग का अणे, त वर्ग का ने और प वर्ग का में। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होने के कारण इन्हें पंचम वर्ण भी कहते हैं। अब इनका क्रम भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये जो क्रम है इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो राजकुमारी घंटाला जी आपने गलत लिख दिया पहला। अगर इसके नीचे बिंदी लगा दी तो ये उत्क्षिप्त हो गया, इसे अड बोलेंगे। अड नहीं आएगा, बिंदी का ही तो पूरा खेल है। हिंदी में बिंदी पूरे अर्थ को बदल देती है। वैसे ही बिंदी का ध्यान रखना, यहां पीछे आएगी, नीचे नहीं आती है। ठीक है ना, विशेष ध्यान रखना। सोनू कुमार मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अंग, या, अणे, ने और में, इन्हें क्या कहते हैं? नासिक्य व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होने के कारण इन्हें पंचम वर्ण भी कहते हैं। स्वरूप सिंह सोडा जी के कमेंट आ रहे हैं कि विवेचन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए, मूल्यांकन, स्पष्टीकरण दीजिए। क्या कहना चाह रहे हो मेरे भाई? मैं समझ नहीं पाया सोडा जी। अब देखिए यहां पर विशेष करके लिख रहा हूं मैं इसमें, और विशेष में है प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होने के कारण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होने के कारण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होने के कारण इन्हें पंचम वर्ण भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होने के कारण इन्हें पंचम वर्ण भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज आपको लिखा रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ूंगा कि किताबों में हो और आपकी कॉपी में ना मिले। ऐसा बहुत कुछ आपकी कॉपी में होगा जो किताबों में भी आपको नहीं मिलेगा। तो छोड़ूंगा कुछ नहीं। कहते हैं ना, जैसे छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। तो ध्यान रखना इसका विशेष रूप से। बाबूलाल मेघवाल जी पूछ रहे हैं कि सर मंजू शब्द सही लिखा है क्या? बाबूलाल मेघवाल जी, मंजू शब्द आपने गलत लिख रखा है, क्योंकि मंजू ऐसे नहीं लिखा जाता। मंजू कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि पंचम वर्ण हमेशा अगले वर्ण के वर्ग का बनता है। अगला वर्ण च वर्ग का है, पंचम वर्ण च वर्ग का या बनेगा, इसलिए ये गलत है। शुद्ध मंजू ऐसे लिखा जाएगा, विशेष ध्यान रखना। ठीक है ना? बिल्कुल स्वरूप जी, इतने लंबे का तो बहुत समय है इसमें। आपको कमेंट में जरूर रिप्लाई दूंगा मैं। एक कमेंट कर देना, इन सब का रिप्लाई मैं आपको बड़े विस्तार से दूंगा। ठीक है ना? हाँ देखो, अब समझिए ये कौन से हो गए? नासिक्य व्यंजन, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है। अब आगे समझिए अगला जो भेद होगा इसके बाद, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला जो भेद है वो कौन सा है?
पांचवा उत्क्षिप्त व्यंजन। अगला पांचवा भेद कौन सा है? उत्क्षिप्त व्यंजन। अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, इसको बहुत विस्तार से समझना है आपको। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखना। देखो उत्क्षिप्त जो व्यंजन होते हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। पुरुषोत्तम गुर्जर जी, हो जाएगी इतनी जल्दी क्या है? बिल्कुल। कुछ मेरे भाई बहन कमेंट कर रहे हैं कि सर ये हिंदी व्याकरण इस तरह से आप कब तक करोगे? मुझे जल्दी नहीं, आपको भी कोई जल्दी नहीं है, बहुत धीरे और आराम से करेंगे। लगेगा कि अब जल्दी करानी है तो उस समय इस पे सोचेंगे, अभी तो इसको सोचने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ज़्यादा कमेंटों का रिप्लाई मैं दे नहीं सकता, क्योंकि मेरे भाई बहन बाद में जो पढ़ते हैं इसको, बाद में जो सुनते हैं, उनको कमेंटों के रिप्लाई से थोड़ी सी समस्या आती है, उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। मैं कोशिश तो करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंटों का रिप्लाई कर सकूं, लेकिन हमें आगे भी बढ़ना है, कोर्स को भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना? बिल्कुल। बीपी सिंह टाइगर भरतपुर, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये। राजस्थान पुलिस एसआई में तो सबसे बड़ा रोल ही हिंदी का होता है। एसआई की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए हिंदी तो सबसे महत्वपूर्ण है, हिंदी के दम पर ही सिलेक्शन होता है, तो ये तो ध्यान रखना विशेष, ठीक है ना? आपको तो किसी भी दिन क्लास छोड़नी नहीं है, एक भी दिन आपको क्लास मिस नहीं करनी है अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो तो, इसका तो विशेष ध्यान रखना, ठीक है? देखो उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन में सबसे पहले इस उत्क्षिप्त शब्द का क्या अर्थ है ये समझो। उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है? उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है? उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है? उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। अब क्या फेंका हुआ? देखो उत्क्षिप्त कौन से होते हैं? यदि ड और ढा के नीचे बिंदी नहीं लगी तो ये डाढ़ा बोले जाते हैं। अगर इनके नीचे बिंदी लगा दें, बिंदु लग गया इनके नीचे, तो अब इनका उच्चारण भी बदल गया, इनका नाम भी उत्क्षिप्त हो गया। अड, अढ़, अगर डैडे के नीचे बिंदी नहीं है तो इनको डाढ़ा बोलते हैं, इनके नीचे बिंदी लग गई तो इनको क्या बोलेंगे? अड, अढ़, तो उच्चारण भी बदल जाता है। अब ऐसा नहीं लग रहा जैसे जीवा इन्हें फेंक रही हो, अड, अढ़, इसलिए इनको उत्क्षिप्त कहते हैं। तो उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। तो क्या लिखेंगे? वे व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा ऐसा महसूस कराती है, जिह्वा ऐसा महसूस कराती है, जिह्वा ऐसा महसूस कराती है जैसे इन्हें फेंक रही हो, जैसे इन्हें फेंक रही हो, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। जिह्वा ऐसा महसूस कराती है जैसे इन्हें फेंक रही हो, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। अब यहां पर हमें बहुत सारी बातें समझनी है, बहुत ध्यान देना है इसमें, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं जो कंफ्यूजन करते हैं, ठीक है ना? ध्यान दो। तो जैसे अब कौन से होते हैं उत्क्षिप्त? जैसे अड और अढ़। अब इसके जो उपनाम है वो आपको बहुत ध्यान रखने हैं। अब इनके 3 नाम और होते हैं, इनको उत्क्षिप्त कहते हैं क्योंकि जीवा ऐसा महसूस कराती है जैसे इन्हें फेंक रही हो, इसलिए उत्क्षिप्त कहलाते हैं। इन्हीं को ताड़न जात कहते हैं। अब पहले तो मैं इनके नाम लिख देता हूं विशेष करके, और मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो कहते हैं इसलिए नहीं, क्यों कहते हैं
इसलिए पढ़ेंगे, कारण सहित समझेंगे। तो इन्हें मैं यहां नोट लगा के लिख रहा हूं, इन्हें ताड़न जात, द्विगुण और द्विपृष्ठ वर्ण भी कहते हैं। अब इनके कितने नाम हो गए? 4। कितने नाम हो गए? 4। 4 नामों का भी ध्यान रखना है, विशेष रूप से समझना है, ठीक है ना। कैसे होगा? सुरेंद्र कुलरिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से पढ़ो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, इन्हें ताड़न जात भी कहते हैं। ताड़न माने होता है ताड़ना, निकालना या भगाना। जात माने होता है जाति से। तो ताड़न जात का मतलब क्या? ऐसा लगता है जैसे अपनी जाति से निकाल रही हो। जिह्वा ऐसा महसूस कराती है जैसे इन्हें अपनी जाति से निकाल रही हो या भगा रही हो। ताड़ना मतलब निकालना, जात मान होता है जाति से, तो इसलिए इनको ताड़न जात कहते हैं। इनको द्विगुण भी कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में डाढ़ा की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। अब 2 गुना समय लग रहा है इसलिए इनको द्विगुण भी कहेंगे। कैसे लग रहा है 2 गुना? देखो, एक आप बोल के देखो डाढ़, और एक बोलो अड अढ़। तो डाढ़ा की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, इसलिए इन्हें द्विगुण भी कहते हैं। और इन्हें द्विपृष्ठ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनको बोलेंगे अड अढ़ तो जीवा ऐसे होती है और घूम के ऐसे हो जाएगी, तो 2 पृष्ठ हो गए, इसलिए इन्हें द्विपृष्ठ भी कहा जाता है। तो ये चारों नाम आपको विशेष ध्यान रखने हैं। मुख्य बात ध्यान रखना है उपनामों की, ये बहुत जरूरी होता है। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब अंतर क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे पहचानोगे कि ये उत्क्षिप्त है या नहीं है? तो डे और डे की पहचान के विशेष नियम होते हैं जिसकी विस्तार से चर्चा करेंगे जब सिर्फ डे डे की पहचान के नियम लिखेंगे। आज तक आपने ये किताबों में पहचान नहीं पढ़ी होगी, प्रश्न खूब पूछ लेते हैं कब डे डे के नीचे बिंदी आती है, कब नहीं आती है। 5 स्थितियों में, 5 कंडीशन में इनके नीचे बिंदी नहीं आती। बड़े विस्तार से समझेंगे बाद में, बस थोड़ा सा समझ लो कि इनके नीचे बिंदी कब नहीं आती। यदि इनका प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं आती। यदि इनसे पहले अनुस्वार आ जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं आती। इनसे पहले अधूरा पंचम वर्ण आ जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं आती। इनका प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं आती। और इनका प्रयोग अंग्रेजी या विदेशी भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। बहुत विस्तार से चर्चा इसकी जब सिर्फ डे डे का विशेष नियम पढ़ेंगे वहां और समझेंगे। यहां मैंने थोड़ा सा समझाया है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये कौन सा हो गए? उत्क्षिप्त व्यंजन। अब इसके बाद में अगले जो भेद हैं 3 बाकी के, वो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। इन 4 वर्णों से बने हैं, ये, रे, ले और वे। अब ध्यान रखना, संस्कृत का जो क्रम होता है वो ये वे रे ले होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हिंदी का जो क्रम होता है वो ये रे ले वे होता है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। हर चीज आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है ना। बीपी सिंह जी जो क्लास निकल गई हैं उनको आप यूट्यूब पे आराम से सर्च कर सकते हो, बाद में जो क्लास हुई है उनको आराम से देख सकते हो कभी भी, ठीक है ना। देखो यहां यह रे। अब बाकी के जो 3 वेदें इनमें से बने हैं, यह और वह क्या कहलाते हैं? संघर्षहीन। इनको क्या कहते हैं? संघर्षहीन कहते हैं। रे क्या कहलाता है? प्रकंपित कहलाता है। और ले क्या कहलाता है? पार्श्विक कहलाता है। अब जो बात करेंगे अब इन 3 पर करेंगे तो छठा वेद होगा प्रकंपित। छठा वेद कौन सा होगा? प्रकंपित का होगा। तो इसका भी आपको ध्यान देना है, प्रकंपित। तो पहले क्या करना पड़े? कंपन करना पड़े। तो ये तो आपको नाम से ही पता लग रहा है, प्रकंपित व्यंजन। ये तो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा जिसमें पहले क्या करना पड़े? कंपन करना पड़े। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा को
2-3 बार कंपन करना पड़ता है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है प्रकंपित वर्ण कहलाते हैं या प्रकंपित व्यंजन कहलाते हैं। वर्ण भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वर्ण के भेद हैं स्वर और व्यंजन, तो प्रकंपित व्यंजन कहलाते हैं। अब देखो कौन सा होगा। अब ये मत सोच लेना कि एक ही है तो कहलाते गए, क्यों कह रहे हैं, हम परिभाषा के रूप में लिख रहे हैं इसको, ठीक है ना, ध्यान देना। टारगेट जी ध्यान से समझो, नीरोग का संधि विच्छेद पूछ रहे हो तो देखो निये धन रोग होता है। विसर्ग देखो यहाँ पर निये अथवा दुए के बाद रे आने पर विसर्ग का लोप और लघु ई का दीर्घ ई हो जाता है, जैसे नीरोग, नीरस, नीरव, नीरंद्र, इस प्रकार से, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर तो प्रकंपित व्यंजन कहलाते हैं। अब प्रकंपित व्यंजन कौन सा होता है, जैसे रे, कौन सा होगा प्रकंपित, प्रकंपित होता है रे, कौन सा होता है प्रकंपित, रे होता है। अब मैंने क्या कहा था कि हम कारण सहित पढ़ेंगे, होता है ये जरूरी नहीं है, क्यों होता है बोल के देखिए। आप बोलिए र बोलने में जो जीवा है इसको 2-3 बार कंपन करना पड़ रहा है, जीवा पहले कंपित हो रही है, कंपन कर रही है, इसलिए इसको हम प्रकंपित कहते हैं। अब इसके उच्चारण में जैसे ही आप बोलते हो र, ऐसा नहीं लगता जैसे ये जीवा से लुढ़क रहा हो, लुढ़कता हुआ सा महसूस होने के कारण इसी को क्या कहते हैं, लुंठित वर्ण भी कहते हैं। तो मैं यहां नोट करके लिख रहा हूं, इसे लुंठित वर्ण भी कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवा से लुढ़क रहा हो, इसलिए इसे लुंठित वर्ण भी कहते हैं। यही क्या कहलाता है, लुंठित वर्ण भी कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि जब बोलते हैं र तो ऐसा लगता है जैसे लुढ़क रहा हो। नहीं मेरे मित्र, मेरे भाई, ध्यान रखना, अगर आपसे निरोग में उपसर्ग पूछे तो निर करना है, अगर संधि विच्छेद कराए तो निये करना है, निर नहीं करना। क्यों नहीं करना, ये बहुत बड़ी अशुद्धि है। कुछ लोगों ने भ्रमित कर रखा है कि कहते हैं कि निर होता है, नी नहीं होता। अरे अगर निर्धन रस करोगे, निर्धन रस करोगे तो यहां पर संयोग होगा, निर्रस। तो यहां पर अगर आप संधि कर रहे हो तो ये ध्यान रखना, संधि में और इनमें क्या अंतर है, जैसे निये धन रस। अब देखो विसर्ग से पहले कुछ भी है, यहां क्या हो रहा है, निये अथवा दुए के बाद रे वर्ण आए तो निये अथवा दुए का क्या होता है, विसर्ग का लोप, ई का दीर्घी और ऊ का दीर्घु। अब जैसे आप नीरस नीरव का पूछ रहे हो, ऐसे ही एक शब्द है निर्जन। अगर आप निर्जन का संधि विच्छेद निर्धन जन करोगे, इसकी चर्चा संधि में करेंगे, ये समस्या आएगी नहीं, अभी ना पूछो ज्यादा, चाहे फिर भी आपने पूछा, बता रहा हूं। निर्धन जन कर रहे हो तो निर्जन, निर्जन, ना तो उच्चारण में परिवर्तन ना लेखन में, ये तो संयोग हो गया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, विसर्ग संधि होती है, नीरव, नीरस, नीरंद्र, अव्ययीभाव समास होता है। विस्तार से चर्चा करेंगे जब आप इनको पढ़ोगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रकंपित। अब आगे जो बात करेंगे, अगला कौन सा है, 7वां भेद है, और 7वां भेद कौन सा होता है, पार्श्विक। अब देखो पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं, इनका भी बड़ा ध्यान देना है। पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं, यहां पर समझना, वे व्यंजन, पहले तो पार्श्व का अर्थ समझो। पार्श्व का अर्थ क्या होता है, पार्श्व का अर्थ, अब देखो रेवण ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये तत्सम है, और पार्श्व का अर्थ क्या होता है, पास होता है। पार्श्व का अर्थ क्या है, पार्श्व का तद्भव रूप पास बनेगा, और पास को आसपास या अगल बगल भी कह देते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं, वे व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा मसूड़ों को छूती है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा मसूड़ों को छूती है और हवा का प्रमुख वेग, और हवा का प्रमुख वेग, और हवा का प्रमुख वेग
जिह्वा के आसपास से निकल जाता है, आसपास से निकल जाता है, पार्श्विक वर्ण कहलाते हैं। पार्श्विक वर्ण या पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। अब कौन सा होता है पार्श्विक व्यंजन, तो ये भी ध्यान रखना, ल होता है। अब ऐसा नहीं होता है इसलिए मान रहे हो, बोल के देखो, आप बोलिए ल, कौन सा होगा, ल होगा। अब ला होगा तो इसको बोल के देखिए, पता लग जाएगा। आप बोल रहे हो ला, ला बोलने में जीवा ऐसे मुड़ रही है, हवा का वेग फेफड़ों से आएगा, यहां टकराएगा। जब यहां पर रास्ता रुक गया क्योंकि जीवा मुड़ के मसूड़ों को छुएगी, ऐसे हो गई, यहां टकरा के आसपास से निकलता है। जीवा के आसपास या अगल बगल से हवा निकलती है, इसलिए लय को पार्श्विक कहा जाता है, ल, इसलिए ये पार्श्विक होता है। और इसका जो अंतिम भेद है वो 8वां कौन सा होता है, संघर्षहीन होता है। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। संघर्षहीन क्या होगा, संघर्षहीन, तो देखिए जिसमें संघर्षहीन मान होता है रहित, जिसमें क्या नहीं करना पड़े, संघर्ष नहीं करना पड़े। तो मैं यहां लिख रहा हूं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा को संघर्ष नहीं करना पड़ता, वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा को संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्या कहलाते हैं, संघर्षहीन वर्ण कहलाते हैं। संघर्षहीन वर्ण कहलाते हैं। अब संघर्षहीन वर्ण कौन से होते हैं, तो आपको अच्छे से पता है, यह और वह, यह और वह क्या कहलाते हैं, संघर्षहीन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, आप बोल के देख लो, इनमें संघर्ष करना पड़ रहा है क्या। आपने रा बोला जीवा कंपन कर रही, ला बोला जीवा मुड़ रही, लेकिन या बोलो, या कोई काम नहीं कर रही, जीवा बिल्कुल शांत है। आपने बोला वह, होंठ हिल रहे हैं, जीवा शांत है, संघर्ष करना नहीं पड़ रहा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्वरों से मिलता जुलता योग होता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, स्वरों से मिलता जुलता योग होने के कारण, स्वरों से मिलता जुलता योग होने के कारण, स्वरों से मिलता जुलता योग होने के कारण इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। यह और वह क्या कहलाते हैं, अर्धस्वर कहलाते हैं, क्योंकि इनमें स्वरों से मिलता जुलता योग रहता है। क्योंकि स्वरों में भी संघर्ष नहीं करना पड़ता और इनमें भी संघर्ष नहीं करना पड़ रहा, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, अर्धस्वर कहलाते हैं। तो ये 8 भेद आपको विशेष ध्यान रखने हैं, विशेष ध्यान रखना। बिल्कुल सुरेंद्र जी, 3 बजे इसी टाइम पर जरूर लगेगी। स्वागत है आपका कल भी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी मैं आपको बता दूं, आपको पता है हमारे यहाँ पर एक नियम और है कि हम महत्वपूर्ण क्या कर देते हैं, प्रश्नों का होमवर्क भी देते हैं। तो वो होमवर्क आपके सामने है। ये 5 प्रश्न है आपके होमवर्क के रूप में, जिसे हम हिंदी में गृह कार्य कहते हैं। इनको ध्यान से समझ के कल इसकी चर्चा करेंगे। सारे जितने भी 5 प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं, इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। कल इस पर चर्चा करेंगे। तो सभी भाई बहनों को एक बार फिर से मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।